हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स ग्रेज एजुकेशन। आज के इस क्लास का टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज और पार्ट नंबर 82 रहेगा। एसीसी सीजीएल 2021 का ये ऑफिशियल पेपर को डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि टीयर 1 का है, जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन होगा। ओके, लेट्स गेट अप। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, यानी कि आपको ग्रामेटिकल एरर पता करना है। माई हाउस इज मोर स्पेसियस देन माई सिस्टर, विच पार्ट कंटेन्स एन एरर। बताइए जरा, इज मोर स्पेसियस देन माई हाउस या फिर माई सिस्टर, किस में एरर है? लग रहा होगा कहीं पे कोई एरर नहीं है। माई हाउस इज मोर स्पेसियस देन माई सिस्टर। थोड़ा सा पॉइंट को पकड़ने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देन लगा हुआ है और देन हम लोग कंपेरिजन के लिए करते हैं। तो कंपेरिजन क्या होता है? दो व्यक्तियों, मतलब समान व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना किया जाता है। यहाँ पे माई हाउस की तुलना जो है सिस्टर से कर दिया गया है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक थिंग है, अब यहाँ से एक पीपल की तुलना इसे कर दिया गया। तो क्या यह उचित है? जी नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है। तो हमको क्या करना होगा? हमको यहाँ पे इसको जो है से पोसेसिव बनाना पड़ेगा, यानी कि माई सिस्टर्स करना पड़ेगा। SISTER आप लोग लगा दीजिए, ओके ना। तो माई सिस्टर्स कर दीजिएगा तो भी काम हो जाएगा, नहीं तो माई हाउस इज मोर स्पेसियस देन द हाउस ऑफ माई सिस्टर, इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं, या माई सिस्टर्स हाउस भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब कोई पर्सन होता है तो वहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगाना जो है से ज़्यादा प्रॉपर माना जाता है। तो यहाँ से आपको बोल सकते हैं कि सिस्टर्स कर दीजिएगा तो भी हो जाएगा, नहीं तो माई सिस्टर्स हाउस भी कर सकते हैं। तो इसमें जो एरर था वो पार्ट नंबर डी में लाई करता है। ओके, तो समझ में आ चुका होगा। दो समान व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना किया जाता है। तो यहाँ पे माई सिस्टर्स करना पड़ेगा। सिस्टर्स मतलब एपोस्ट्रोफी एस वाला सिस्टर ना। ही वॉज लेट फॉर स्कूल एंड पनिश्ड। इस क्वेश्चन को जरा सा देखिएगा ध्यान से। कंपाउंड सेंटेंस के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, अंग्रेजी में इसको संयुक्त वाक्य बोलते हैं। जो पता होगा आपको कि एंड से कनेक्ट होता है नॉर्मली, और दोनों क्लाउज, जो इधर वाला क्लाउज होता है और इधर वाला क्लाउज, दोनों जो होता है से इंडिपेंडेंट होता है, अपना मीनिंग के लिए डिपेंड नहीं होता है किसी पर। उसको हम लोग कंपाउंड जो है से सेंटेंस बोलते हैं। आपको हिंदी में अच्छा समझाया था कि मैं आया और वह गया। तो मैं आया ये भी किसी पर डिपेंड नहीं है और उसका जाना भी किसी पर डिपेंड नहीं है। तो दोनों इंडिपेंडेंट यहाँ पे क्लाउज है, तो इस तरह के एंड से कनेक्ट हुआ था और से। तो यह एक संयुक्त वाक्य यानी कंपाउंड सेंटेंस का एग्जांपल है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ना आपको ना वर्ब जो है से अलग अलग कर देना होता है। वर्ब जो है से कंपाउंड सेंटेंस में अलग अलग आपको कर देना होता है। जब उसका वॉइस अलग अलग हो, फॉर्म अलग अलग होता है तब। जैसे ही वॉज लेट फॉर स्कूल, वह स्कूल के लिए लेट था, इसीलिए उसको जो है पनिश किया गया। एंड वाज पनिश्ड होना चाहिए ना। तो यहाँ पे पनिश्ड वाला पार्ट यानी कि एंड पनिश्ड वाला पार्ट में एरर था। यह सही कैसे होगा? इसमें आपको वाज लगाना होगा। अगेन कंपाउंड सेंटेंस में जितना भी ऑक्सिलरी वर्ब्स होता है मेन वर्ब के साथ, वो सबको क्लियर कर दिया जाता है। क्लियर है? आंसर इसका बी होगा। डुओ का सिनोनिम बताना है तो बहुत ईजी है। डुओ आप लोग यूज भी करते हैं गूगल का, ठीक है, वीडियो कॉलिंग के लिए या फिर कॉलिंग के लिए। तो डुओ का मतलब होता है जो हमेशा पेयर में आता है। तो बहुत ईजी था, आंसर इसका सी हो जाएगा। फॉल प्ले का क्या मतलब होता है? तो फॉल प्ले का मतलब होता है अनफेयर और डिसऑनेस्ट बिहेवियर, यानी कि एक ऐसा बिहेवियर है आपका जो दूसरों को नुकसान आप लोग कर दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डिसऑनेस्ट बिहेवियर। ओके ना, डिसऑनेस्ट या फिर अनफेयर बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पैराजंबल है। चारों सेंटेंस को अच्छे से रीड कर लेना है और आपको पता करना है कि कौन सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट है, वही आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा। जैसे कि यहाँ पे चारों को रीड कीजिएगा तो क्या हाउएवर से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है? जी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। और द से भी कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है। यहाँ पे जो पार्ट नंबर डी है, दिस इज बिकॉज, ये बोल रहा है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि। तो यह क्या, यह किसी चीज के बारे में बात कर रहा है या कोई चीज हुआ होगा उसका यह बता रहा है कि ऐसा इसीलिए है, यानी कि ए भी जो है से अपना मीनिंग नहीं दे पा रहा है इंडिपेंडेंटली। यानी कि जो बी होगा वह जो है से एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट विथ अ लो एवरेज एनुअल रेनफॉल, यह किसी पर्सन और प्लेस के बारे में अगर कोई सी बात करें सेंटेंस इंडिपेंडेंट मीनिंग दे तो वह फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। तो पैरेंजिबल इसको ध्यान रखिएगा, कोई एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो, फैक्ट हो, वैसे सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं एज अ फर्स्ट सेंटेंस। तो बी शुड बी द ओपनिंग सेंटेंस। लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट विथ अ लो एवरेज एनुअल रेनफॉल। अब जैसे ही बी आया, दो ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो चुका है। ओके ना। अब देखिए किसी भी एग्जाम का आप लोग तैयारी करें तो अगर एसएससी लेवल का तैयारी कर लीजिएगा सीजीएल का, तो आपका सब एग्जाम को लगभग कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले बी आ गया है, इसीलिए मैं एसएससी सीजीएल को ही बेस बनाकर चलता हूँ। लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट विथ अ लो एवरेज एनुअल रेनफॉल, बी सबसे पहले आ गया। उसके बाद देख लीजिएगा बी के बाद तो सही आ रहा है, देखते हैं। दस ग्लेशियर हैव बीन द मेन सोर्स, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, सोर्स ऑफ वाटर फॉर द पीपल। अब बी के बाद सी कनेक्ट हो रहा है, कैसे?
क्योंकि जब यहाँ पे रेनफॉल कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मेन सोर्स के बारे में आप लोग बात कीजिएगा वाटर के लिए कि क्या है पीपल का, तो यहाँ से बोला जा रहा है कि ग्लेशियर जो है मेन सोर्स होता है किसके लिए, वाटर के लिए, वहाँ की जो पीपल है। तो बी के बाद सी कनेक्ट होगा। उसके बाद सेंटेंस नंबर ए आएगा, देखिए क्यों, हाउएवर व्हेन एरियाज इन लेह बिगेन टू एक्सपीरियंस वाटर शॉर्टेजेज लाइफ डिडंट ग्रीन टू अ हार्ट, यानी हार्ट मतलब रुकना होता है, बाजार को भी आप लोग हार्ट बोलते हैं, तो लाइफ जो है रुकता नहीं है। क्यों, इसके रीजन देखिए यहाँ पे दिया, दिस इज बिकॉज, ए वाला जो पार्ट है ना डी, वह सी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो जो है सबसे पहले आपको, सॉरी ए के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है डी वाला पार्ट, तो सबसे पहले ए आएगा उसके बाद डी आएगा। इसको रीड करके देख लीजिए, व्हेन एरियाज इन ले बिगेन टू एक्सपीरियंस वाटर शॉर्टेजेज लाइफ डिडंट ग्रीन टू अ हार्ट, यानी कि लाइफ रुकता नहीं है, ऐसा इसीलिए क्योंकि दिस वाज बिकॉज चेवांग नोरफी और रिटायर्ड सिविल इंजीनियर केम अप विद द आइडिया ऑफ आर्टिफिशियल ग्लेशियर, यानी कि एक पर्सन थे जो कि आर्टिफिशियल ग्लेशियर का आइडिया लेकर आए थे, इसीलिए जो है जीवन वहां पे रुकता नहीं है। क्लियर है, तो बी सी ए डी शुड बी द करेक्ट ऑर्डर व्हिच इज लाइज इन ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। क्वेश्चन 6 है, वन वर्ड सब्जेक्शन बताना है, फॉर्मली पुट एन इनटू अ सिस्टम प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, कोई एक आप बोल सकते हैं संस्थान है, कोई प्रथा है, या कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसको ऑफिशियली या बोल सकते हैं फॉर्मली बंद कर दिया जाता है, तो उसको एबोलिश करना बोलते हैं। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, उसको एबोलिश करना बोला जाता है। ओके, इसको आप लोग उन्मूलन बोल सकते हैं, इरेडिकेट करना बोलते हैं ना, तो उन्मूलन बोल सकते हैं कि उसको खत्म कर दिया गया, एबोलिश। आई विश आई वीआर लिसनिंग टू माई पेरेंट्स, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको जरा बताइए कि इसमें कहाँ पे गड़बड़ी है, इसको जो है सेंटेंस इंप्रूव करना है। तो यहाँ पे ना हैड लिसन हो जाएगा, आप लोग सुने होंगे इस तरह का जो कंडीशनल सेंटेंस होता है आई विश, तो आई विश अगर आ जाता है, आई विश आ जाए या इफ ओनली आ जाता है, तो इसके साथ हमेशा पास्ट टेंस यूज होता है, प्रेजेंट और फ्यूचर तो यूज होता ही नहीं है। आप लोग को मैं रूल बताया था कि प्रेजेंट और फ्यूचर तो यूज होता ही नहीं आई विश के साथ, एक वेयर लगता है नहीं तो हैड लगता है, याद आ रहा है। तो वेयर तो नॉर्मल सेंस पे आप लोग यूज कर सकते हैं, इसके बाद नाउन आ सकता है कि इफ आई वेयर अ किंग, ये सब कुछ ओके। लेकिन अगर वर्ब आता है तो उसके साथ आपको हैड यूज करना होगा एज एन एगुलरी वर्ब। तो देख लीजिए, आई विश, उसके बाद है आई हैड लिसन टू माई पेरेंट्स, काश मैं अपने माता पिता का कहना सुना होता, ठीक है ना। तो उसी तरह का कहानी है, तो आंसर इसका डी है, आई विश आई हैड लिसन टू माई पेरेंट्स, लिसन होता है, टी यहाँ पे साइलेंट होता है। डू यू ट्रस्ट मी, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, डू यू ट्रस्ट मी, कौन सा यह टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके ना। उसमें भी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, उसमें ईजे मार लगता है ना, ईजे मार लगता होगा पैसिव वॉइस में, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ईजे मार आपको पहले ले आना है। क्लियर, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है उसके अकॉर्डिंग। तो डू यू ट्रस्ट मी, मी जो है से ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन के आएगा आई के अकॉर्डिंग जो है हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, एम आएगा, और एम जो है से एज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले आएगा। तो सारा का सारा ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है, एम एक ही ऑप्शन में है आपका, ठीक है। तो एम आई ट्रस्टेड बाय यू, एम आई ट्रस्ट का भीतर क्या होगा, ट्रस्टेड, उसके बाद बाई के बाद यू तो लगेगा ना यहाँ पे, ओके। तो यहाँ ऐसे आंसर हो चुका है। क्लियर है, चलिए। सी हार्डली वर्क्स ऑन वीकेंड्स, डैश लिखा हुआ है यानी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि इसको क्वेश्चन टैग बनाना है। क्लियर है, तो इज सी, इजंट सी, डज सी या फिर डजंट सी लगेगा। सी हार्डली वर्क्स ऑन वीकेंड्स, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डजंट सी हो जाएगा, ओके ना। गलत हो गया, क्यों गलत हो गया ऐसा भाई, बहुत लोग इसको ना ऑप्शन डी लगाए होंगे, गलत इसीलिए हो गया क्योंकि नॉर्मली देखिए कहीं भी इस सेंटेंस पढ़ने से ये नहीं पता चल रहा है कि ए जो है से एक नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट, और यह एक नेगेटिव वर्ड है। तो आपको तो क्वेश्चन टैग का रूल पता होगा कि अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव आता है, और अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है, यानी कि अफर्मेटिव होता है। तो इस तरह से सी हार्डली वर्क्स ऑन वीकेंड एक नेगेटिव वर्ड है या, तो इसका जो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही होगा, डज सी होगा, न कि डजंट सी। क्लियर है, इस सेंटेंस में कहीं भी जो है आपको नोट नहीं दिखेगा, लेकिन हार्डली जो है एक नेगेटिव वर्ड है। क्लियर। क्वेश्चन 10 है पैरानॉइड। तो पैरानॉइड क्या होता है ना कि इसका मतलब होता है डिस्ट्रस्टफुल, यानी कि लोगों पर आपको भरोसा ही नहीं हो, आपको ऐसा लगता है कि लोग आपका जो है कुछ गलत कर देंगे, आपके साथ दुर्व्यवहार कर देंगे, तो वो वैसा जो सिचुएशन होता है, जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा, उसको पैरानॉइड बोला जाता है। तो डिस्ट्रस्टफुल हो जाएगा, ओके ना। ट्रस्टफुल और ट्रस्टफुल तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। देख लीजिए, पैरानॉइड लिखा हुआ है, इसका हो जाएगा डिस्ट्रस्टफुल हो जाएगा, सस्पिशियस हो जाएगा, या एक्सेप्टिकल हो जाएगा। कन्विक्टेड मतलब होता है कल्पेबल या फिर एक्यूजेबल हो जाएगा।
नेक्स्ट रिलाई है, डिस्ट्रस्ट, अवेट, डिपेंड या फिर मूव। तो रिलाई का मतलब होता है किसी पर डिपेंड रहना। ओके, तो इसका क्या है, इसका एंटोनिम बताना है। तो इसका मतलब हो जाएगा इसका हो जाएगा डिस्ट्रस्ट करना। डिस्ट्रस्ट का क्या मतलब होता है, डिस्ट्रस्ट का मतलब किसी के ऊपर भरोसा न करना या किसी पर डिपेंड न रहना। आंसर इसका ए हो जाएगा। रिलाई का देख लीजिएगा, इसका होता है डिपेंड या फिर किसी पर ट्रस्ट करना। तो डिस्ट्रस्ट जो है क्या होगा, मिसट्रस्ट या फिर सस्पिशन इसको बोल सकते हैं। तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा रिलाई। एक बात और, रिलाई जो है अपने साथ प्रीपोजिशन ऑन लेता है, इसको याद रखिएगा। ओके, जैसे आई रिलाई ऑन यूट्यूब फॉर माई इनकम, यह बात गलत है लेकिन सेंटेंस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आता है चूज द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर, यानी कि ग्रामेटिकल पता करना है। इट वाज सरप्राइजिंग टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर। इसमें कहाँ पे गड़बड़ी है, तो देखिए हमेशा जो है से आईएनजी लगा होता है ना, तो उसको ये मत समझिएगा कि वह हमेशा वर्ब का चौथा फॉर्म ही लगा है। ओके ना, और ऐसे तो रेफरेंस कभी आता नहीं कि इट वाज अ सरप्राइजिंग। ओके, तो यहाँ पे सरप्राइजिंग जो है से क्या है, सरप्राइजिंग जो है से एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव जो है से उसके पहले आर्टिकल हम लोग नहीं लगाते हैं। इसको देख लीजिएगा, क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि जो आर्टिकल लगता है किसी नाउन के पहले लगता है। तो मैं आपको बताया था कि नाउन के लिए आर्टिकल यूज होता है, न कि एडजेक्टिव के लिए। लेकिन अगर ये एडजेक्टिव के बाद अगर कोई नाउन आ जाता है तब तो यहाँ पे आर्टिकल यूज करना बिल्कुल सही है। ओके, जैसे अवाइज मैन, अवाइज मैन, तो यहाँ पे वाइज क्या है, एक एडजेक्टिव है, मैन यहाँ पे नाउन है। तो यहाँ पे आपको नहीं आर्टिकल लगाना होगा, आर्टिकल आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, अवाइज मैन। तीसरे से यूज होता है, लेकिन सरप्राइजिंग यहाँ जो है सरप्राइज, यानी सरप्राइज मतलब क्या होता है, आश्चर्य करना। तो इससे जो है एक एडजेक्टिव बना हुआ था सरप्राइजिंग, तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज करना जो है गलत है। तो जो एरर लाई करता है वो पार्ट नंबर डी में है। इट वाज सरप्राइजिंग नहीं, यहाँ से ए को हटाइए, सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। द फिशरीज सेक्टर हैव ग्रोन, यहाँ पे स्लैश होगा, द फिशरीज सेक्टर हैव ग्रोन सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट 1 ईयर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का गड़बड़ी है, क्योंकि फिशरी सेक्टर जो फिशरी सेक्टर में, फिशरी मतलब क्या होता है, फिशरी मतलब होता है मत्स्य उद्योग, यानी कि मत्स्य जो पालन होता है उसको हम लोग मत्स्य उद्योग बोलते हैं। तो वो जो है एक सिंगुलर वर्ब के जैसे यहाँ पे कार्य कर रहा है, तो इसका साथ हमको हैव नहीं लगाना होता है। ओके ना, जैसे आप किसी को 2 मिनट्स बोल दीजिएगा तो उसके साथ आर लगा दीजिएगा तो भी गड़बड़ी हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे कोई चीज़ होते हैं जो कि दिखने में तो लगते हैं कि प्लूरल है, बट उसका रेफरेंस जो है सिंगुलर जाता है, तो उसके साथ हमको वर्ब ऐसे सिंगुलर यूज करना होता है। तो यही तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल कहता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगाइए, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाइए। यही तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है। तो हैव यहाँ पे गलत है, इसको हैज करना होगा, यानी कि एरर लाई करता है पार्ट नंबर डी में, इसको हैज करना होगा। ओके, क्योंकि द फिशरी सेक्टर जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है। ओके, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, प्रोग्रेस, मिस्ट्री है, सिम्टम्स और पिलग्रिम लिखा हुआ है। सारा का यहाँ पे स्पेलिंग सही है एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर सी। सिम्टम नहीं होता है, सिम्टम्स होता है, SYMP यहाँ पे गैप किया हुआ था, तो ये सही स्पेलिंग होता है सिम्टम। सिम्टम मतलब होता है किसी चीज का लक्षण, साइंस बोलते हैं ना, साइंस SIGNS, कि ये किसका साइन क्या है, क्या इसके लक्षण है। सिम्टम देख लीजिएगा, ट्रेट बोलते हैं, आप लोग ट्रेट तो पढ़े होंगे क्लास 10th में, मटर का पौधा। माई एल्डर ब्रदर विच यू विल मीट लेटर इज अ डेंटिस्ट। अब देखिए यहाँ पे गड़बड़ी है, विच किसके लिए यूज करते हैं, तो विच जो है नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं, और ब्रदर क्या है, ब्रदर जो है एक लिविंग थिंग है, यानी कि पर्सन है, तो उसके लिए हम लोग हु या जो है हुम यूज कर सकते हैं। लेकिन हमको हु को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में चाहिए, तो यहाँ पे इसको हुम लगाना पड़ेगा, न कि विच। ठीक है, तो यहाँ पे गड़बड़ी था। माई एल्डर ब्रदर whom you will meet later is a dentist, और whom you will meet later यह noun in a position का एग्जाम्पल है, यानी कि this gives the brief description about my elder brother, कि क्या है वह डेंटिस्ट है। तो एरर का इसमें हो गया बी वाले पार्ट में। तो कभी कभी देख लिया कीजिएगा, ऐसे मेरे साथ कभी कभी मिस होता है कि आपको आंसर बता दिया, ऑप्शन कभी टिक भी नहीं लगाता हूँ। रिपोर्ट स्पीच यानी कि इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन इसको देख लीजिएगा, यह इन्वर्टेड कोमाज में रखा हुआ है, यानी कि यह डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। मदर सेड अभिनव स्लिप्ड व्हाइल ट्राइंग टू बोर्ड अ बस, यानी कि जब वो बस पर चढ़ रहा था तब वह स्लिप कर गया। सेंटेंस किस में है, स्लिप्ड है ना, तो यह सिंपल पास्ट टेंस में है, तो कहाँ जाएगा, कन्वर्सन हो के कहाँ जाएगा, कन्वर्सन हो के जैसे जाएगा पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हैड प्लस भी3। ढूंढ लीजिए जरा, स्लिप्ड है कट गया, स्लिप्ड ओनली कट गया, सब कट गया। हैड स्लिप ऑप्शन नंबर सिर्फ सी में है, ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है।
मदर सेड दैट अभिनव हैड स्लिप्ड व्हाइल ट्राइंग टू बोर्ड अ बस। ठीक है, हैड स्लिप जाएगा, सिंपल प्रेजेंट हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, सॉरी सिंपल पास्ट टेंस होता है पास्ट परफेक्ट में जाता है, और पास्ट कंटिन्यूस जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ओके, इसको याद रखिएगा। यानी कि वही कहानी है 1 2 3 4 वाला, 1 का 3 और 2 का 4। 17 में एक्टिव वॉइस में आपको बदलना है, और एक्टिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहेगा। हैटेड कैन बी ओवरकम बाय लव। हैटेड देखिए हेट मतलब घृणा का होता है, और हैटेड क्या है, हैटेड एक नाउन है। तो हैटेड कैन बी ओवरकम बाय लव, यह पैसिव में है, इसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। तो लव को उठाइए जरा, उठाइए, लव कैन, और कैन भी है ना मॉडल वर्ब का, आपको बताया था कि जितने भी मॉडल वर्ब्स आते हैं उसके बाद आपको बी लगाना है, उसके बाद भीतरी लगता है पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में नॉर्मली उसके साथ आपको मेन वर्ब यूज कर देना है मॉडल वर्ब का यूज करके। ओके ना, मेन वर्ब यानी कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी यूज करना होता है मॉडल वर्ब के बाद। मॉडल वर्ब या डू, डज या डिड सबके साथ हमेशा भी लगेगा, इसको याद रखिएगा। एरर बहुत से ज़्यादा बनाया जाता है। लव कैन ओवरकम हैटेड, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये मत सोचिएगा कि हेट का या भीतरी है, ओके ना, ये नाउन है। आंसर इसका ए है। ओके, सही है ना, लव कैन ओवरकम हैटेड। या नेक्स्ट है एप्पल। एप्पल का एंटोनिम बताना है, एस्योर, अलार्म, अमेज, एस्टाउंड। तो एप्पल का मतलब किसी को ना आश्चर्यचकित कर देना, या किसी को बोल सकते हैं कि एक तरह से ना भौचक्का कर देना, वो होता है एप्पल का मतलब। तो इसका होता है एस्योर करना ना, एस्योर इसका एंटोनिम हो जाएगा। अलार्म, अमेज, एस्टाउंड सब जिसके सिनोनिम्स है एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर ए, यह जो है इसका एंटोनिम है। एस्योर का मतलब किसी को सुनिश्चित करना होता है, ओके, किसी को एक अच्छा मतलब एक ढाढ़स बना रहे हैं उस तरह से। एप्पल का मतलब होता है किसी को आश्चर्य कर देना, भौचक्का कर देना। यहाँ पे लिखा हुआ है एप्पल का अलार्म होता है, हॉरिफाई होता है, डिसमी बोल सकते हैं, आउटेज बोल सकते हैं, अमेज या फिर एस्टाउंड बोल सकते हैं। एश्योर का मतलब होता है टू से समथिंग टू रिमूव अ डाउट, यानी कि सुनिश्चित करना, यानी कि कोई डाउट को रिमूव करने वाला बात आप लोग बोल रहे हैं। 19 है टू टेक आफ्टर। टू टेक आफ्टर का मतलब होता है टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस, यानी कि देखने लिखने में जो एक जैसा होता है उसको बोलते हैं टू टेक आफ्टर। तो ये एक इडियम है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। ये तो बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में। इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, यानी कि जिसको दुख में और सुख में भी ज़्यादा जो है अपना फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करता है। ज़्यादा सैड है तो भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगा, और ज़्यादा खुशी है तो जो है तो भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगा, यानी कि MSD जैसा यह एग्जाम्पल बोल सकते हैं, तो उनके जैसा यह है। तो इसको बोला जाता है ना स्ट्राइक। स्ट्राइक मतलब होता है वही जो कि ज़्यादा प्लेजर और पेन कोई भी हो ज़्यादा जो है एक्सप्रेस नहीं करता है, तो इनडिफरेंट होता है, स्ट्राइक बोला जाता है। और नेक्स्ट है जो 21 से लेकर 25 तक जो होता है SSC के एग्जाम में देखिएगा लगभग सभी एग्जाम में क्लोज टेस्ट दिया जाता है, यानी कि यही फिलर वाला पैसेज होता है जो कि पहले मैं डिस्कस किया हूँ। तो एक बार रीड कर लीजिए अच्छा से थ्रूली, तब इसको भरने की कोशिश आपको करना है। एन ओल्ड मैन लिव्ड इन अ विलेज, ही वॉज वन ऑफ द डैश अनफॉर्चुनेट पीपल इन द वर्ल्ड, द होल विलेज वॉज टायर्ड डैश हिम, ही वॉज ऑलवेज gloomy, he dash complained and was always in a bad mood, the dash he lived the more vile dash the more while he was becoming, and the more dash were his words। क्लियर, आइए देखते हैं इसको भरकर उसके बाद मैंने निकालेंगे। एन ओल्ड मैन लिव्ड इन अ विलेज, गांव में रहता था ओल्ड मैन। ही वॉज वन ऑफ द, अब बताया था वन ऑफ के बाद आपको प्लूरल नाउन का यूज करना होता है, और अगर आपको अगर यूज करना हो डिग्री अगर आता है तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आता है, और द देखे तो आपको तो कंफर्म कर दिया कि आपको सुपरलेटिव डिग्री ही यूज करना है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले ही आर्टिकल द लगता है। तो यहाँ पे मोस्ट वर्ड जाएगा, तो ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पीपल इन द वर्ल्ड। मैं बताया था ना कि अभी वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन यूज करना है, तो पीपल यहाँ पे प्लूरल नाउन है, उसके पहले अनफॉर्चुनेट यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव तो नाउन के पहले आता है। इन द वर्ल्ड द होल विलेज वॉज टायर्ड, और टायर्ड के साथ प्रीपोजिशन में बताया था कि ऑफ लगता है, आपको याद होना चाहिए। टायर्ड और एक्यूज दोनों के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, ये भी याद रखिएगा। एक्यूज के साथ भी प्रीपोजिशन ऑफ ही लगता है, तो टायर्ड ऑफ हो जाएगा। तो द होल विलेज वर टायर्ड ऑफ हिम, यानी उससे काफ़ी ज़्यादा अब तक जो है क्या हो गए थे, सब थक चुके थे गांव वाले। ही वॉज ऑलवेज ग्लूमी, हमेशा उदास रहता था। ही डैश कंप्लेंट, कॉमनली, मोस्टली, साइनिकली लिखा हुआ है, कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ना जो अगर देखिएगा मीनिंग कि ही वॉज ऑलवेज ग्लूमी, हमेशा उदास रहता था, तो हमेशा कंप्लेन भी करता होगा, तो सेम तरह का चीज आगे फ्लो हो रहा है, देखिएगा। ही वॉज ऑलवेज ग्लूमी,
ही कॉन्स्टेंटली कंप्लेंट एंड वॉज ऑलवेज इन अ बैड मूड, हमेशा उदास रहता था, हमेशा कोई चीज़ को लेकर कंप्लेन करता रहता था और हमेशा उसका ना जैसे चेहरा पर बारह बजा हुआ रहता था, कभी खुश नहीं रहता था। तो कॉन्स्टेंटली वर्ड यहाँ पे शूट करता है, जैसा कि ये सेंटेंस का रेफरेंस का स्ट्रक्चर है कि ही वॉज ऑलवेज ग्लूमी, ही कॉन्स्टेंटली कंप्लेंट एंड वॉज ऑलवेज इन अ बैड मूड, द डैश ही लिव्ड द मोर वाइल ही वॉज बिकमिंग। देखिए कभी भी आप लोग पढ़े होंगे कि अगर ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज के बारे में अगर बात करता है तो वहां पे जो है क्या होता है कि आर्टिकल द का यूज किया जाता है, जैसे द हायर यू गो द मोर कूलर यू गेट, इस तरह से पढ़े हैं ना, यानी कि जैसे जैसे जितना ही ज़्यादा ऊपर जाइएगा उतना ही ज़्यादा जो है आप लोग जो है आपको ठंडा महसूस होगा। ओके ना। तो यहाँ से देख लीजिएगा द डैश, यानी कि आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर 4, तो लॉन्ग है, लोंगर है, लेंदी है, फिर लॉन्गेस्ट है। तो यहाँ पे आर्टिकल द लगता है और फिर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी आर्टिकल लगता है। तो कंपैरेटिव डिग्री आता है द हायर यू गो द कूलर यू गेट, तो यहाँ पे लॉन्गर लग जाएगा। आगे देखा जाए एंड मोर डैश वेयर हिज वर्ड्स, यानी कि एक ऐसा इंसान है जो कि बैड मूड में रहे, ओके एकदम चिड़चिड़ापन रहे, हमेशा कुछ चीज़ को कंप्लेन करता रहे, तो उसका मुंह से कैसा वर्ड निकलेगा, तो ऑब्वियस ही बात है पॉइजनस वर्ड निकलेगा, एकदम निर्दय टाइप का या दूसरों को जो है ऐसे बुरा लगने वाला वर्ड निकलेगा। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, पॉइजनस वर्ड उसका मुंह से निकलता था। तो इस तरह से एक सेंटेंस था, इसीलिए बोला जाता है खुश रहिए दूसरों को भी खुश रखिए, अपने खुश नहीं रहिएगा दूसरों को भी खुश नहीं रख पाइएगा। दैट्स इट फॉर दिस क्लास, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वीडियो जैसा भी लगे अपने फीडबैक जरूर दें, अपेक्षा करते हैं आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं तो एक कम से कम किया कीजिए वीडियो जैसा भी लगे, ओके, क्योंकि सोसाइटी में एजुकेशन और मोटिवेशन आगे बढ़ते रहना चाहिए। वंदे भारतम, जय हिंद।